हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के जो हमारा सेशन होगा रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 42 है। हमारा 45 डे रिवीजन सीरीज का ये 42वां लेक्चर। और आज हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न पूछे गए हमारे बीपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उसका ये पार्ट 3 होगा। अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के 3 पार्ट में हम लोग पूरे इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न पूछे गए अभी तक सारे प्रश्नों को हम लोग कर लेंगे। तो ये लास्ट पार्ट है और इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा, जो भी हमारे लेक्चर बचे हुए हैं 3 से 4 लेक्चर जो भी हो, उन लेक्चर्स में हम लोग करने वाले हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के जितने भी सवाल पूछे गए अभी तक के हमारे बीपीएससी के एग्जाम में, अगर उसको एक बार आप कर लेते हैं तो आने वाला कोई भी बीपीएससी का एग्जाम हो उसमें कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे सवाल बनेंगे, क्योंकि हमेशा सवाल रिपीट किया जाता है। बिहार हिस्ट्री हो, बिहार ज्योग्राफी हो, ये 2 पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। बाकी बिहार बजट और बिहार इकोनॉमी सर्वे और जो हमारा सेंसस होता है उससे सवाल आते हैं, तो वो हमारा हमेशा चेंज होता रहता है। बाकी बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी ये दोनों आपको कंप्लीट होने चाहिए। तो इसके बाद जो भी लेक्चर्स आएगा तो पहला में हम लोग करेंगे पूरे बिहार के हिस्ट्री के सवाल को करेंगे। जितने भी सवाल हो जाएंगे एक वीडियो में कवर कर लेंगे। 40 से 50 सवाल या जो भी उससे ज्यादा 100 सवाल भी होगा तो उसको 2 वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद बिहार ज्योग्राफी का आएगा, तो जितने भी सवाल ज्यादा बार बार रिपीटेड करते हैं उन सवालों को हम नहीं लेंगे, लेकिन बिहार स्पेशल अब जो हमारा आने वाला है वो बिहार स्पेशल ही होगा। उसके बाद हमारा 45 डे सीरीज खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने साइंस कवर कर लिया पूरा। 45 डे सीरीज में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, प्रीवियस ईयर के सवालों को सीखा और भी बहुत सारे मैंने सवालों को करवाया। बहुत ही बेहतरीन, अगर 45 डे सीरीज को देखते हैं तो अच्छा खासा आप जीएस के सवालों को कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी 67 प्रीलिम्स के लिए प्रहार टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। सेकंड ये हमारा टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हम लोगों ने एक और टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया था, तो उस टेस्ट सीरीज को आप लोगों ने परचेज किया होगा, आपने सारे उस मॉक को अटेम्प्ट किया होगा। तो ये भी टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज का जो पहला मॉक है ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है संडे को ही, तो जाके उसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अब जो हमारा सेकंड जो आपका आएगा टेस्ट आएगा वो आपको संडे को आएगा और वो आपका पेड होगा। तो ये टेस्ट सीरीज का प्राइस अभी कम है, होली तक के इसका प्राइस बहुत ही कम रखा गया है, 249 है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया बीपीएससी क्वालिफाई ऑफिसर्स के द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रहार टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करेंगे, पूरा बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में, पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन सारे हिंदी इंग्लिश में है, कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से एरर फ्री है। तो पहले इसको जरूर परचेज करें। और भी आप बीपीएससी प्लेटफॉर्म के ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आपको कोर्सेज और भी मिलेंगे, बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज, करेंट अफेयर के कोर्सेज, बिहार स्पेशल कोर्सेज, कॉम्बो कोर्सेज बहुत मिलने वाले हैं। तो वहाँ जाके एक बार जरूर विजिट कम से कम एक बार जरूर करिए। उसके बाद आप देखिए कंटेंट को, उसके बाद आप परचेज करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सवाल को। आज हमारा जो सवाल होगा हमारा थर्ड लेक्चर हमारे इकोनॉमिक्स का, इसमें कम सवाल मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे सवालों को डिस्कस कर लिया है। ओके, जो इकोनॉमिक्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर, वो सारे प्रश्न आप देखेंगे तो हमेशा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं करेंट से संबंधित होते हैं। तो जो करेंट से संबंधित जो हमारे होते हैं, इसलिए आपका इकोनॉमिक्स के सवाल इतने कम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा सवाल नंबर 53 आज होगा, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया है। इंडिया में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ये बहुत सिंपल है, पता है आप लोगों को। इंडिया में जो सोशलिस्ट और सोशलिस्ट और जो कैपिटलिस्ट है वो दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं यहाँ पे मिश्रित है, कहने का मिश्रित है। तो यहाँ पे मिक्स्ड अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगा भारत में। ओके, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंडिया फॉलो अ मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क दैट हैज एडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिंपल टर्म में हम बोलेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी उसमें बोलते हैं जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों अच्छे तरीके से कोएग्जिस्ट करते हैं। सिंपल, ठीक है। जहां प्राइवेट कंपनियां भी हैं और गवर्नमेंट कंपनियां भी अच्छे तरीके से कोएग्जिस्ट कर रही है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी का हिस्सा होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी का डिफिनेशन अच्छे तरीके सरल तरीके से समझेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 54 कहता है कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म किसे कहा जाता है। देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। उत्तर होगा पीवी नरसिम्हा राव जो हैं वो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला जाता है। पीवी नरसिम्हा राव 9th प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने मनमोहन सिंह को एज ए फाइनेंस मिनिस्टर रिक्रूट किया था। उसके बाद उन्होंने इकोनॉमी जो लिबरेशन उस समय जो आया था, ठीक है, 1991 में मनमोहन सिंह के द्वारा,
और जो इंडिया जो 1991 से पहले कहीं ना कहीं एक बंद अर्थव्यवस्था थी, क्लोज इकोनॉमी थी, तो कहीं ना कहीं वो अपने जो फाइनेंशियल क्राइसिस से अवर्ट करने के लिए जो ये अच्छे तरीके से जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को इतने अच्छे तरीके से ओपन किया क्योंकि पूरे वर्ल्ड के सामने, तो कहीं ना कहीं ये सारे चेंज, बहुत सारे टैरिफ को हटाना, मार्केट के को डीरेगुलेट करना, टैक्सेस को कम करना और बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, इसीलिए पीवी नरसिम्हा राव को फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म मींस की भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। ओके, सवाल नंबर 55 देखेंगे, नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया आर प्रिपेयर बाय। तो देखिए नेशनल इनकम जो इंडिया में है वो प्रिपेयर किया था आपके सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, सीएसओ के द्वारा आपके जो नेशनल इनकम है इंडिया के वो एस्टिमेट किए जाते हैं। देखिए हमेशा सवाल पूछा है आपके सीएसओ से, नेशनल इनकम से, कभी जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है, कभी आपके जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कौन कैलकुलेट करता है। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को हम ध्यान में रखेंगे, सीएसओ हम ध्यान में रखेंगे जरूर से जरूर, एकदम सवाल इससे आता है तो आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा सीएसओ। ओके, देख सकते हैं कि CSO is responsible for the preparation of national accounts which include GDP, government and private final consumption expenditure, fixed capital formations and other macroeconomic aggregate। तो एक बार देखिएगा CSO का गठन कब हुआ और CSO है किसका, ये एजेंसी है, किसका नोडल एजेंसी है, ठीक है, और CSO कौन कौन सी चीज को कैलकुलेट करता है, एस्टिमेट करता है, उस चीज पे आप थोड़ा सा फोकस जरूर करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 56 की बात करेंगे, द आउटलाइन ऑफ सेकेंड 5-year प्लान वाज मेड बाय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा है किसके द्वारा बनाई गई। देखिए फर्स्ट आपको पता है जो फर्स्ट जो आपके 5-year प्लान थे वो आपके हैरोल्ड डोमर मॉडल पे थे, लेकिन सेकंड जो 5-year प्लान है वो पीसी महान लोविस, मैं कितनी बार बता चुका हूं, जिसमें हैवी इंडस्ट्री को की ओर बात किया गया, ठीक है, हैवी इंडस्ट्री विद कैपिटल इंटेंसिव की बात किया गया था। तो ये आपको मैंने कई बार करवा चुका हूं, तो ये आपको बहुत सिंपल होना चाहिए। तो चलेंगे सवाल नंबर 57। सवाल नंबर 57 कहता है कि नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन से 5-year प्लान जो था उसके समय नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। लेकिन नाबार्ड की बात करेंगे तो अगर हम बात करेंगे, इस पे सवाल पूछा बीपीएससी ने पहले भी, ठीक है, सवाल था कि कौन सा इसमें से ऑप्शंस थे, जैसे उसमें आरबीआई था, एसबीआई था, कि डायरेक्ट फाइनेंस का माध्यम, इसके डायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला इसमें से कौन नहीं है। तो हमारा उत्तर था नाबार्ड। नाबार्ड डायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करती है। लेकिन इस सवाल का उत्तर जो होगा, नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था, तो ये हमारा जो होगा 6th 5-year प्लान में होगा, ठीक है, 6th 5-year प्लान में होगा। नाबार्ड के बारे में बात करेंगे तो पहले फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये समझ चुके हैं इस तरह का बैंक है जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को लिए लोन वोन प्रोवाइड करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है। नाबार्ड की बात करेंगे तो 12 जुलाई 1982 को एग्जिस्टेंस में आया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज हम जानेंगे कि पहले आरबीआई का काम था एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन काम करने का, मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई क्रेडिट करना है तो वो सारा काम आरबीआई का था, और जो रीफाइनेंस फंक्शन था एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वो एआरडीसी का था। तो इन दोनों के जगह पे इन दोनों से पावर को लिया गया, मींस के ट्रांसफर किया गया, तब जाके आप देख सकते हैं कि नाबार्ड का स्थापना 1982 में, और ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को डेडिकेट किया गया था। ओके, नाबार्ड का काम है प्रमोट करना सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन इनोवेशन टेक्नोलॉजी। तो 6th 5-year प्लान 1980 से 1985 तक के हमारा है, और इसमें इसका स्थापना हुआ। तो जितने भी 5-year प्लान है एक बार याद रखिएगा कौन किस मॉडल पे है, किस समय क्या क्या चीजें हुई हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, बहुत सफिशिएंट है। सवाल नंबर 58, व्हेन डेवलपमेंट इन इकोनॉमी टेक प्लेस द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर। अब ध्यान लगाइए, सवाल में बहुत सिंपल सवाल है। सवाल कह रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा क्या होता है। देखिए तृतीय क्षेत्र, इकोनॉमी में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी जिसमें रॉ मटेरियल वाला हिस्सा आता है, ठीक है, कच्चे माल वाला सब आपके आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। सेकंड आता है आपके सेकेंडरी सेक्टर जो आपका आता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग वाला आता है, प्रोसेसिंग वाला सेक्टर आता है। टर्शियरी में आपके आते हैं सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, बैंकिंग है, सारे आपके सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो कोई भी इकोनॉमी बढ़ेगा तो क्या सब तो देखते हैं ज्यादा विकासशील जो आपके कंट्री है या विकास हो चुका कंट्री है, वहां पे आप देखिए प्राइमरी से ज्यादा फोकस आपका सेकेंडरी और टर्शियरी पे होता है। वहां पे ज्यादा फैक्ट्रियां होंगी तो प्रोसेसिंग वाला काम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और जो टर्शियरी सेक्टर, यहाँ तो सवाल पूछा कि तृतीय क्षेत्र का हिस्सा क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। मैं तो अभी कोई देश
का विकास रुका है, मीन्स कि उतना विकास नहीं हो, लेकिन अगर विकास होना स्टार्ट हुआ तो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ जाएगा। देखते होंगे कि हमारा पिछला साल का इकोनॉमी सर्वे है जो नया आ गया, पिछला साल का इकोनॉमी सर्वे जो था बिहार का, उसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा था हमारे इकोनॉमी में वो था टर्शियरी सेक्टर का, उसमें भी ट्रांसपोर्ट था। तो टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशंस वाला सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, ठीक है। आपके सर्विस सेक्टर में जो भी चीजें आते हैं वो सारे सेक्टर्स का जो आपका हिस्सा है वो बढ़ेगा राष्ट्रीय आय में, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 58 हमारा कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 59 की बात करेंगे, इसमें से कौन एक फिजिकल पॉलिसी नहीं है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इस तरह का पॉलिसी लाया गया स्पेंडिंग खर्चे को लेके या कोई टैक्सेस को लेके, इकोनॉमिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने के लिए इस तरह के जो पॉलिसीज आएंगे वो कहलाएंगे राजकोषीय नीति, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी में ये रहता है कि सरकार किस तरह से पैसा खर्चा करेगी, किस तरह से टैक्सेस को कलेक्ट करेगी, रेवेन्यू किस तरह से अपना कमाएगी और किस तरह से रेवेन्यू को खर्चा करेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे टैक्सेशन तो उसी के अंदर आ जाएगा, फिजिकल पॉलिसी, सही बात है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, हम कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, पब्लिक डेट, ये भी आ जाएगा आपके फिजिकल पॉलिसी के अंदर। लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट ये सारे जो फिक्स करते हैं आरबीआई सबके द्वारा फिक्स होता है, और ये एक तरह का मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा, मौद्रिक नीति जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो इंटरेस्ट रेट इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 60, इसमें से कौन सा एक कॉम्पोनेंट नहीं है जो HDI मींस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है UNDP के द्वारा रिलीज किया जाता है उसमें नहीं आता। मैं बता चुका हूं कितनी बार। अभी HDI में इंडिया का रैंक 131 है, ये आपको पहले याद रखना है। 131 रैंक है HDI में इंडिया का, प्रिपेयर किया था UNDP के द्वारा, ये दो चीज आपको याद रखना है। अब मैंने आपको बताया था कि HDI की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स की बात करेंगे, ये सबसे पहली बार पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक के द्वारा इसको मींस की लॉन्च किया गया, ठीक है। अब देखिए हम ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि HDI के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक लिटरेसी रेट होता है, एक जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होता है, और एक आपका होता है रियल जीडीपी पर कैपिटा मींस पर कैपिटा इनकम होता है आपको। लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है आपके मींस HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बहुत बार ये सवाल रिपीट किया है बहुत एग्जाम में, तो हम चीज को ध्यान रखेंगे। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख सकते हैं यहाँ पे, वही आपका जीवन प्रत्याशा, नॉलेज, लिटरेसी रेट एंड सॉरी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको जीडीपी ये सब आ जाएगा, ठीक है। और आपका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में आपका जीवन प्रत्याशा आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 आपके कंपोनेंट है HDI की, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो हमारा 70 डेज प्रोग्राम चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 70 डेज प्रोग्राम वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में। आप अगर 70 डेज को फॉलो करते हैं, अभी 2 वीक हुआ है, अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपको मैं बोलता हूं कि आप जब बीपीएससी प्रीलिम्स देंगे, जब एग्जाम में बैठेंगे, तब इसका फायदा आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज सही था, 70 डेज में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ मिला, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे 70 डेज प्रोग्राम से। सवाल नंबर 61, एट प्रेजेंट टाइम द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, सवाल पूछा गया 2 बार। ये सवाल एक बार 45th बीपीएससी में पूछा कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का में बिगेस्ट कौन है, सबसे ज्यादा व्यापारिक भागीदार इंडिया कौन है, कहां से होता है। फिर इस बार 66वें बीपीएससी में सवाल इसको पूछा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा यूएसए। क्या हो जाएगा उत्तर, यूएसए हो जाएगा, ठीक है। हमेशा चिन्ह होता रहता है, इस बात ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी यूएसए है। तो एक बार हम लोग जब भी बीपीएससी एग्जाम देने जाएंगे तो जितने भी इंडेक्सेज हैं, जितने भी इंडिया का किस तरह से एक्सपोर्ट हो रहा है डिफेंस के मामले में, ओके, तो ये सारे हम लोग को देख के जाएंगे। हमेशा ये रिलीज भी होते रहता है, न्यूज में आता भी रहता है। सवाल नंबर 62 की बात करेंगे, इसमें से कौन सा पेमेंट स्कीम है जो इसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। प्लास्टिक मनी बात खत्म, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, सारे किस तरह के मनी है, प्लास्टिक मनी है, ओके। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्टोन कार्ड एंड प्रीपेड का जो कार्ड है प्लास्टिक मनी, ओके। जहां पे देखते हो कि हम लोग को पैसा नहीं देना है, हम लोग सीधे आप कार्ड अपना स्वाइप करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से प्लास्टिक मनी है। सवाल नंबर 63, रिलेटिव पॉवर्टी मींस क्या होता है। देखिए रिलेटिव पॉवर्टी सापेक्ष गरीबी, ओके। तो रिलेटिव पॉवर्टी की बात करेंगे तो इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है। तो रिलेटिव पॉवर्टी इज रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल डू नॉट हैव द मिनिमम इनकम टू मेंटेन द एवरेज। एक आदमी को स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए उनके पास मिनिमम इनकम नहीं है, मींस कि उनके पास एक न्यूनतम आय भी नहीं है,
ओके, उस तरह के सिचुएशन को रिलेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, और इससे हमारे समाज में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है, जो आपके आर्थिक जो असमानताएं हैं उसको दिखाता है, उसको मेजर करता है रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग प्लेसेस के लिए डिपेंड करता है। जैसे कि मान लेते हैं एक पर्सन है जो न्यूयॉर्क में रह रहा है, उसका इनकम इतना है कि उसके बेसिक नीड्स को कर सकता है। ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। बट मे नॉट, यहाँ पे लिखा है पर्सन लिविंग इन न्यूयॉर्क मे हैव इनकम टू सस्टेन बेसिक नीड बट मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड इनकम टू मेंटेन स्टैंडर्ड लिविंग। एक रोटी कपड़ा मकान लाइक उसके पास पैसा आ रहा है, बट एक जो स्टैंडर्ड लिविंग जो होता है, जो न्यूयॉर्क में रहने के लिए चाहिए, न्यूयॉर्क के लोग जो रहते हैं स्टैंडर्ड लिविंग, उनके पास कार है, जो भी चीजें होना चाहिए, स्टैंडर्ड लिविंग की बात कर रहा है, उसके लायक उतना उसके पास रिक्वायर्ड इनकम नहीं है। ओके, तो इस तरह इसको जो मेजर किया वो क्या हुआ, रिलेटिव पॉवर्टी हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमारे सवाल का उत्तर होगा। ओके, सवाल नंबर 64, नोबेल प्राइज फॉर 2021। ये मैंने सवाल क्यों डाला, क्योंकि सवाल आने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नोबेल प्राइज 2021 में जो इकोनॉमिक्स में मिला है वो मिला है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट को और ग्यूडो डब्ल्यू एम्बेस को। ठीक है, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और ग्यूडो डब्ल्यू एम्बेस, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्यूडो एंग्री डेविड कार्ड, ग्यूडो एंग्री डेविड कार्ड, गुड्डू एंग्री हो गए, गुड्डू भैया एंग्री हो गए, डेविड कार्ड उसका इस्तेमाल कर लिए। तो ये तीन चीज याद रखना है। गुड्डू भैया एंग्री हो गए जब मैंने उनका डेविड कार्ड जो जोश में इस्तेमाल कर लिया। तीनों ऐसे याद रखिए, याद हो जाए, कैसे भी करके ट्रिक बना के याद कर लिए। ठीक है, तो ये आपके इकोनॉमिक्स में जिनको मिला है वो है कंप्लीट। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है मारिया रेसा और डिमिट्री जो आपके हैं, ये दोनों को मिला है आपके शांति के क्षेत्र में, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर जो सेरिको मनाबे हैं, क्लॉज हेजलमैन है, जॉर्जो पेरिसी जो आपके हैं, इनको मिला है फिजिक्स में। डेविड जूलियस और जो आर्डन पैटापोटियन जो है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इनको मिला है आपके मेडिसिन में। ठीक है, तो ये आपको सारे याद रखने हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का तो आने वाला, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 65, देखिए इकोनॉमिक के जितने भी सवाल आते हैं वो सवाल करेंट से ज्यादा जोड़े जाते हैं। कम से कम आपके अगर इकोनॉमिक्स में 12 सवाल पूछे गए हैं इंडियन इकोनॉमिक्स से, बिहार को अगर हम अलग कर दे तो 12 में 5 से 6 सवाल आपके बजट हो, ये सारे इकोनॉमी सर्वे हो, कोई करेंट से संबंधित हो, उनसे जोड़ा देगा। ठीक है, सवाल नंबर 60 आप देख सकते हैं, इस तीनों के नाम आपके सामने, तीनों का आपके सामने इमेज देख सकते हैं, किस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए मिला है, क्या क्या काम किए उनके लिए। ठीक है, सवाल नंबर 65 कहता है कि सेम चीज देखिए आ गया कि कौन सा एजेंसी है जो IIP रिलीज करता है, मींस की इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, किस तरह के भारत में जो इंडस्ट्री उनका परफॉर्मेंस किस तरह से उनको मेजर करने का काम जो करती है, जो IIP जो इंडेक्स जो जारी करता है वो कौन जारी करता है, तो ये भी जारी करता है आपके सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो आपके हैं CSO, वो जारी करता है। 36 नंबर सवाल है कि इसमें से कौन है जो फूड मैनेजमेंट जो हमारे भारत में है, खाद्य प्रबंधन, उसका उद्देश्य नहीं है। फूड मैनेजमेंट का काम FCI करती है और उसका काम है कि फूड ग्रेन का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस तरह से फूड ग्रेन जो आपके अनाज उनको खरीदना है, किस तरह से अनाज को खरीद के हम लोग एक तरह से बफर स्टॉक में इसकी जमा करके रखेंगे कि बाद में, लेकिन फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट करने का काम ये फूड मैनेजमेंट के अंदर भारत में नहीं आता है। फूड जो आपके मतलब फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट मींस की उनका निर्यात करना, ये सारी चीजें इसमें नहीं आता है। एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन जो है आपका एक तरह का फूड मैनेजमेंट इंडिया में उसका ऑब्जेक्टिव नहीं, आप देख सकते पढ़ सकते। ओके, क्या चीजें हैं। सवाल नंबर 67 कहता है कि रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है। सेम चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट। क्यों? क्योंकि मैं कितने बार आपको बजट पढ़ाया हूं, तो उसमें सब कुछ मैं बताता हूं। तो रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब क्या है भाई, सरकार की जो आय होती है, एक तो कैपिटल रिसीट होता है, एक तो रेवेन्यू रिसीट होता है, एक राजस्व की प्राप्ति होता है, एक पूंजीगत प्राप्ति होता है। राजस्व प्राप्ति जो होती है भारत सरकार को, जैसे टैक्स वैक्स से जो पैसा आता है वो आपके राजस्व प्राप्ति हुई, और बाकी लोन वोन लिया सरकार जो, वो आपकी कैपिटल रिसीट होते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू डिफिसिट मींस घाटा, मींस भारत सरकार जितना टैक्स वैक्स से पैसा कमा नहीं रही उससे ज्यादा भारत सरकार रेवेन्यू में खर्चा कर रही है, मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि राजस्व में जो खर्चा होता है, जैसे कि पेमेंट देना है, ठीक है, तो वो सारे जो खर्चे, मींस कि किसी भी बिल्डिंग को बनाना है तो वो एक तरह का खर्चा हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो
जब कोई भी एसेट का निर्माण नहीं हो, उसके अलावा जो भी खर्चा है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो जब सरकार कमाएगी 100 रुपया रेवेन्यू रिसीट और सरकार खर्चा करेगी 120 रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो 20 रुपया का रेवेन्यू आपका हो गया डिफिसिट। तो जब रेवेन्यू डिफिसिट होगा तो मतलब है कि भारत सरकार को फिर उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए भारत सरकार को कर्जा लेना पड़ेगा, और वो कर्जा से किसी भी कैपिटल असेट का निर्माण नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अब सरकार, जैसे कि अब सरकार को भाई की रेवेन्यू में खर्चा है 120 करोड़ रुपया, ठीक है, तो अब भारत सरकार के पास रेवेन्यू आया 100 करोड़ रुपया, तो 20 करोड़ रुपया भारत सरकार को तो भाई लाना पड़ेगा ना कैसे भी, तब तो ये सारे रिक्वायरमेंट पूरा होंगे ना। ऐसा तो नहीं है किसी को पेमेंट ही नहीं देगा, क्या कोई भी काम नहीं होगा। तो 120 करोड़ का जो खर्चा है सरकार को, वो 20 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं और से उनको बोरोइंग करना पड़ेगा, और इस तरह से यही खर्चा, ये सारे पेमेंट देने इसी में खत्म हो जाएगा ना ये 20 करोड़ रुपया। ऐसा तो नहीं कि कोई कैपिटल का निर्माण किया, कोई हम लोगों ने पूंजी का निर्माण किया, कोई हम लोगों ने बिल्डिंग बना दिया, नहीं। तो ये इजी हो जाएगा हमारा कि डू नॉट क्रिएट कैपिटल असेट। तो सवाल बहुत ही कंसेप्चुअल था, लेकिन जो बजट पढ़ेंगे उस सवाल को उत्तर दे पाएंगे, ठीक। इसलिए मैं बहुत चीजों को पढ़ाता हूँ बजट को, तो मैं सब कुछ बार बार बताता हूँ। और बजट इकोनॉमी सर्वे का वीडियो आएगा, परेशान नहीं होना, कमेंट मत करिए बार बार, मैं वीडियो जरूर दूंगा। ये 45 डे सीरीज खत्म होने दीजिए, बहुत कुछ वीडियो मिलेगा। ये 45 डे सीरीज में बहुत टाइम लगता है, सवाल को टाइप करो। ओके, अब देखिए सवाल नंबर 67 तक ही था, अब आगे हमारा दूसरा सवाल है। तो इतना हम लोगों ने 67 सवाल देखा हम लोगों ने अभी तक के 8 से 10 बीपीएससी एग्जाम में, जो स्टैटिक सवाल मीन्स की जो सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को पहले तो पूरा रट जाना है, कैसे भी करके सब कुछ समझ लेना है। और इसमें से कौन कौन से मेन फोकस टॉपिक है, नवाड हो गया, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज हो गए, आरबीआई के बारे में थोड़ा जानेंगे आप लोग। ओके, सीएसओ के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानेंगे, जीडीपी ये सब के बारे में जानेंगे। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको जानना चाहिए, उसमें सवाल पूछेगा। तो मिलेंगे हम लोग कल के वीडियो में। कल का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा बिहार स्पेशल का वीडियो होगा, और सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर ज्योग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी दो ही चीजें, बाकी तो सब सिंपल चीजें मिसलेनियस में ले लेंगे। तो एक बहुत हम लोगों ने ऑलरेडी बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत कुछ पढ़ा है। तो अब जो भी हमारा होली के बाद जो भी क्लासेस स्टार्ट होगा, होली के बाद जो भी क्लासेस मैं करवाऊंगा आपको, होली के पहले जो भी मैं आपको बजट करवा दूं, और होली के बाद जो भी क्लासेस होगा वो बेसिकली आपके मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए क्लासेस स्टार्ट होगा। और वो हिस्ट्री ऑप्शनल जो हमारा बचा हुआ है आपका, वो मेडिवल हिस्ट्री जो हमारा चल रहा था हिस्ट्री ऑप्शनल में, उनको हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसका वीडियोस बनाया जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।